पे। लेट्स स्टार्ट। तो हमने डिस्कशन किया था इस चीज के ऊपर कि हमने डिस्कशन किया था कि मरीन जो है ना वो फिशिंग क्या होती है और इनलैंड फिशिंग क्या होती है। ठीक है, अब मरीन फिशिंग को पहले हम डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके बाद इनलैंड फिशिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे। मरीन फिशिंग का मतलब होता है वो फिशिंग जो के कौन से पानी में होती है, सॉल्टी वाटर में होती है, समंदर के पानी में होती है, सी वाटर में होती है। जी बेटा, यस, और जो सी वाटर है हमारा वो सिंध और मकरान कोस्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, और इसी तरीके से आपकी जो इनलैंड फिशिंग होती है, इनलैंड फिशिंग में आप मीठे पानी में काम करते हैं, लेक्स में, रिवर्स में, धंड्स में, ठीक है ना, डैम्स एंड बैराजेस। ठीक है, तो बेटा पहले हम डिस्कस करेंगे मरीन फिशिंग। ठीक है, मरीन फिशिंग जो है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर दो एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है। पहला हमारे पास सिंध कोस्ट है और दूसरा हमारे पास मकरान कोस्ट है या बलोचिस्तान कोस्ट है। ठीक है, सिंध कोस्ट के अंदर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे सिंध जो कोस्ट है हमारी, इट रन्स फॉर 300 किलोमीटर्स। ठीक है, 300 किलोमीटर हमारी लंबी कोस्ट है सिंध कोस्ट। और इसी के बरक्स जो हमारी बलोचिस्तान कोस्ट है वो 700 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ज्यादा बड़ी लेंथ वाइज कौन सी है, आप लोग बोलेंगे लेंथ वाइज। ठीक है, लेंथ वाइज मकरान इज ग्रेटर, हाँ के ना, देन द सिंध कोस्ट। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन वाइज, फिश कैच वाइज जो है वो सिंध ज्यादा ऊपर है बनिस्बत मकरान के। हमारा पाकिस्तान के अंदर जो जितना भी टोटल हम लोग फिश कैच करते हैं, 68% वो फिश जो है वो कहाँ से आ रही होती है, मरीन फिश। यस, सो 68% ऑफ ओवरऑल फिश प्रोड्यूस, मरीन की बात हो रही है, मरीन प्रोड्यूस कम्स फ्रॉम विच कोस्ट, सिंध कोस्ट। और 30 से 32% जो हमारा बाकी जो रिमेनिंग है मरीन फिश का प्रोड्यूस, वो कहां से आता है, मकरान कोस्ट से। यानी आप लोगों को एक चीज जो देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए, अगर मैं इसको एक टेबल के तौर पे बनाना चाहूं, मैं बोलूंगा मेरी लेंथ है और फिश कैच है। ठीक है, और लेट्स से कोस्ट। ठीक है, तो गाइज मैं बोलूंगा मेरी जो सिंध कोस्ट है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो 300 किलोमीटर्स है। ठीक है, और फिश में वो मुझे 68% मरीन फिश में कंट्रीब्यूट करती। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरे आते हैं, मकरान कोस्ट है जो कि 700 किलोमीटर्स लॉन्ग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट करती है, 32%। तो अभी हम थोड़ी देर में इसके ऊपर आते हैं, बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, व्हाई इज देयर सच अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। हालांकि देखने को जाओ तो बड़ा इलाका कौन सा है, मकरान कोस्ट, लेकिन फिर भी उसका जो प्रोडक्शन है फिश का वो कम है सिंध कोस्ट के मुकाबले। ठीक है, अच्छा, इस पर आने से पहले कुछ बातें, हमारे यहाँ पर फिशिंग पोर्ट्स सिंध कोस्ट पे कौन से, वी हैव कराची, राइट। कराची में मछलियां आजकल वो ग्रिल फ्रेश वगैरह कहाँ की मशहूर है, केमाड़ी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कोरंगी फिश हार्बर है। थट्टा में हमारे पास बहुत सारी जगह है, ठीक है, फिश उसके लिए। केटी बंदर है, ठीक है, शाह बंदर भी है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये हमारे पास ये वो इलाके हैं, दीज ऑल रीजन्स या पोर्ट्स फिशिंग हब्स लाई ऑन कौन से कोस्ट, सिंध कोस्ट पर। ठीक है, और दूसरी तरफ बलोचिस्तान कोस्ट है, वहां पर आप लोगों को ये पट्टी याद होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज, फर्ज कर लो, यार पाकिस्तान का मैप। ठीक है, ये नक्शा है तुम्हारा। बोलो भाई, लेट से अगर मैं तुम्हें कहूँ ये कराची है, तो कराची के बाद क्या आता है, सोन मियानी, क्या बोलोगे, सोन मियानी। उसके बाद ओड़माड़ा, उसके बाद पसनी, उसके बाद गवादर, और उसके बाद जीवानी। ठीक है, तो कहने का और फिर ऑल द वे यू गो टू कौन से कंट्री आता है हमारा, ठीक है, लसबेला डिस्ट्रिक्ट से आप जाएं तो यू गेट यू नो, बहुत जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान में, खुशदार मशहूर है, लसबेला मशहूर है। ठीक है, लेकिन ये जो ओरमाड़ा बस्ती वाला रीजन है इसको हम लसबेला डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, कोई मसला। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी दो कोस्ट हैं, मरीन फिशिंग इज प्रैक्टिस इन द कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान हैज हाउ मेनी कोस्टल एरियाज, टू, सिंध कोस्ट एंड द मकरान कोस्ट। सिंध कोस्ट जो है वो 300 किलोमीटर लंबी है, मकरान कोस्ट जो है वो 700 किलोमीटर लंबी है। सिंध कोस्ट हत्ता के मकरान कोस्ट से आधी है, आधी से भी कम है लेंथ वाइज, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है
वो ट्वाइस है मकरान कोस्ट के मुकाबले। मरीन फिश की प्रोडक्शन की बात हो रही है, कौन सी फिश की? मरीन फिश की। समझ आया यहाँ तक? Does that make sense for all of you? कोई क्वेश्चन है? यस बेटा। नहीं नहीं, लेक और रिवर में फिशेस भी ना, फिशेस तो होती तो नेचुरली है, ठीक है, लेकिन फर्क इतना होता है कि जो लेक और रिवर्स में फिशेस होती हैं वो मीठे पानी की होती है। अब तुम इवेंचुअली देखो, रिवर इंडस जो आ रहा है वो जाके मिल कहाँ रहा है? अरब में ही मिल रहा है ना, अरेबियन सी में ही मिल रहा है। तो रिवर इंडस में क्या मछलियां नहीं है? तो ये नेचुरल अल्लाह की तरफ से ग्रो। अब तो ये लाइक योर क्वेश्चन इज लाइक आस्किंग मी कि सर्च करो मिसाल के तौर पे बर्ड्स सर कहाँ से आते हैं? बर्ड्स नेचुरली हमारी इकोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं। तो द आंसर टू योर क्वेश्चन ये होगा बेटा कि आपकी जो ये फिशेस होती हैं दे एग्जिस्ट इन द नेचुरल इकोलॉजी। you know, if we consider the case of whether the case of the sea or the river, ठीक है, ये नेचुरली मर जाती है। यस, नहीं वो तो वहीं से तो यही तो बात हो रही है, वो जाती ही नहीं है ना, कैच कर लेते हैं, अलग होती है। अरे तो वो जाएंगी नहीं, वो रहती है मीठे पानी में भाई। ये तुम्हें क्या लग रहा है कि पानी के बहाव के साथ वो जाती जाएंगी? वो हुंजा से आ रही है, वो तैरते तैरते अरेबियन सी में जाएंगी। यानी शाज की लॉजिक अगर फॉलो की जाए तो ये अरेबियन सी जो है ना वो ओरायन की, ये पहुंचते पहुंचते यहाँ से फिश तैरेगी, एंजॉय करेगी, स्विमिंग करेगी। नहीं भाई, फिशेस कैन मूव अगेंस्ट द करंट्स, ठीक है। और खास तौर पे ट्राउट ट्राउट तो चलती भी उल्टा है, पता है तुम्हें, ठीक है। डू यू गाइस हैव एनी अदर क्वेश्चन? कोई चीज पूछनी है यहाँ तक? नहीं, आगे चलें। ओके, अच्छा, सो जस्ट टू मेक यू ऑल रिकॉल दिस, ठीक है, सिंध में हमारे पास देखें जगहें हैं, ठीक है। सो दिस इज योर थट्टा, दिस इज कराची, ठीक है, दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ सिंध कोस्ट। क्या है ये? सिंध कोस्ट है, ठीक है। फिर समवेयर यहाँ पर आप सोनियानी बोल देंगे, और माड़ा है, बसनी है, गवादर है, और ये कौन सा इलाका है बेटा? जीवानी। तो एग्जामिनर समटाइम्स तुमसे चूना लगाने के लिए बोलेगा भाई बताओ नेम, इसको ए बोल देगा, इसको बी बोल देगा, तुम्हें बोलेगा नेम द रीजन्स ए एंड बी। तो तुम्हें पता होना चाहिए ये मेन फिशिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, नेम द रीजन्स ए एंड बी। तो तुम बोलोगे भाई ये जो ए है ये हमारा सोनम्यानी है, ठीक है, और जो हमारा जे ये था बी था दैट वाज जीवानी। डज दैट मेक सेंस? तो बेटा यहाँ से लेकर ये वाली पट्टी से ये वाली पट्टी, इसको हम कलेक्टिवली कौन सी कोस्ट कहते हैं? मकरान कोस्ट। क्या कहते हैं? मकरान कोस्ट। और बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पट्टी है इसको हम क्या कहते हैं? सिंध कोस्ट। समझ आ गई? अब मैप पर भी तुम लोग देख सकते हो, मैप पर भी तुम लोग देख सकते हो ये जो सिंध कोस्ट है वो छोटी है, ठीक है, बनिस्बत मकरान कोस्ट के। लेकिन सिंध कोस्ट का जो कैच है टोटल, यानी कि इट कंट्रीब्यूट्स 68% ऑफ टोटल मरीन फिश कैच। यस और नो? टोटल मरीन फिश कैच। और इसी तरीके से जो रिमेनिंग 32% है वो कौन देता है? मकरान कोस्ट से आता है। कहाँ से आता है? अब आप बोलोगे इतने ज्यादा सेंटर्स हैं तो भी सिंध का और कोस्ट लाइन भी मकरान बड़ी है, लेकिन सिंध क्यों ज्यादा देता है? ये सवाल किसी के जहन में है? सर एक बात ये हो सकता है कि बलूचिस्तान में वेरी गुड। तो अगली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि रीजंस फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द सिंध कोस्ट लाइन। अरे भाई सिंध कोस्ट में ऐसा क्या है कि ये बेटर परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर तुमसे सवाल पूछ लेगा भाई, या तो स्टेट का सवाल, सजेस्ट का, जिसमें आपको दो दो लाइनों के लिखने होंगे, या आपसे कभी कभार एक्सप्लेन या डेवलप का सवाल कर लेगा। यानी फर्स्ट करो एक्सप्लेन टू रीजंस कि आपकी जो है ना वो क्यों जो है ना वो सिंध में फिश कैच ज्यादा होता है। सवाल पोटेंशियल जो सवाल इस पर बेटा बन सकता है वो ये बन सकता है, एक्सप्लेन टू रीजंस why the catch, why the marine fish catch in Sindh is higher than Balochistan,
अब सीन क्या है, सीन ये है कि तुम लोगों को इसमें ये 4 मार्क आएगा और तुम्हें इसमें एक्सप्लेन, और फिर आगे लिख के ये देता है एग्जामिनर खास तौर पे, यू शुड डेवलप योर, क्योंकि इतने नल्ले हैं बच्चे, उनको एक्सप्लेन का मतलब ही नहीं समझ आता, कि एक्सप्लेन का मतलब होता है कि आप इलेबोरेट करें, ठीक है, उसके ऊपर। तो तुम लोग कोई से भी इनमें से 2 पॉइंट्स लिख दोगे, तुम लोगों को 4 में से 4 मिल जाएंगे। ये 4 मार्क का सवाल होता है, ठीक है। डज दैट मेक सेंस फॉर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन ये औकात है हमारे सीआई के एग्जामिनर की, ठीक है, वो तुमसे इतना ही पूछता है। लेकिन मैं थोड़े से ना वर्ड्स घुमा देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना, अगर कभी कभार क्या होता है, वो अपनी बेगम से पिट के पेपर बनाता है ना जब, तो वो अल्फाज घुमा देता है, सही है। तो सवाल वही होता है, आंसर वही करना होता है, लेकिन सिर्फ उसकी जो लहजा होता है, उसका जो जबान होती है, वो दूसरी हो जाती है। जैसे मैं अपने टेस्ट पेपर में कभी भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं देता हूँ। मैं पता है क्या देता, मैं तुम्हें बोलता एक्सप्लेन टू, इसमें मैं ड्रामेबाजी के ऐड कर देता, मैं बोलता फिजिकल रीजन। फिजिकल का बेटा क्या मतलब होता है, नेचुरल रीजन, या फिर मैं तुम्हें बोलता एक्सप्लेन टू ह्यूमन रीजन। समझ रहे हो बात को? करना वही काम है। अब तुम्हें इसमें से ये डिसाइड करना है कि कौन से फिजिकल रीजन है, किस चीज के बेटा फिजिकल रीजन, कि सिंध कोस्टलाइन बेटर परफॉर्म क्यों करती है, और फिर तुम्हें ह्यूमन रीजंस देने हैं कि भाई सिंध कोस्टलाइन बेटर परफॉर्म क्यों करती है। समझ रहे हो बात को? तो मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, या फिर अगर मेरा दिमाग ज्यादा ही घुमा हुआ होता है टेस्ट बनाने से पहले, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं तुम लोगों को डेटा एनालिसिस करवाता हूँ। डेटा एनालिसिस इसमें कैसे हो सकता है गाइस? डेटा एनालिसिस इसमें ऐसे हो सकता है, मैं तुम्हें बोलूंगा कि ये सिंध है और ये बलोचिस्तान है, ठीक है। मैं तुम लोगों को बोलूंगा भाई सिंध के अंदर हमें 2008 2009 लेट्स से, ओके, 2008 2007 एंड 8, मैं तुम्हें बोलूंगा भाई 2007 के अंदर हमें लेट्स से 50 टन्स मिला मछली, फर्ज करो, एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल डेटा है। और बलूचिस्तान में हमें मिला था 15 टन, एग्जाम्पल है। 2008 में जो है वो हमें 60 टन मिला, और बलूचिस्तान में हमें जो है ना वो 25 टन मिला। अब मैं तुम्हें ये बोलूंगा, मैं तुमसे सवाल 1 मार्क में ये करूंगा कि बाय हाउ मच, चले अब आप लोग मुझे इसका जवाब देना, बाय हाउ मच इज द कैच इन सिंध in 2007, सो मत जागते रहो, ग्रेटर देन दैट ऑफ बलूचिस्तान, दैट इन बलूचिस्तान। बोलो क्या जवाब दोगे? 2007 में सिंध में जो हमने पकड़ा वो कितना बड़ा था बलूचिस्तान में पकड़ने से? तो आप लोग बोले कितना? 35 टन। सही है शामिल। अब आप जवाब दोगे 2008 में सिंध का जो कैच था वो कितना बड़ा था बलूचिस्तान वाले से? क्या करोगे? 60 माइनस 25, यस और नो? 35। कोई इशू? फिर मैं तुमसे ये पूछूंगा, ये 1 मार्क में, फिर मैं तुमसे पूछूंगा सजेस्ट रीजंस व्हाई द डेटा इज लाइक दिस। समझ रहे हो? तो बताना तुम लोगों को वही है साला कि सिंध क्यों बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। आंसर मारेंगे, ठीक है? समझ रहे हो बात को? तो इस तरह एग्जामिनर आपको हुटिया बना सकता है। कैसे बना सकता है? आपको इस तरीके से बना सकता है कि एग्जामिनर आपको बोलेगा, ये डेटा दे देगा, ठीक है, देखो तुम लोगों को डेटा में क्लियरली दिख रहा है कि कौन सी कोस्टलाइन बेटर परफॉर्म कर रही है, सही है। तो आसान जबान में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछने की बजाय कि कौन सी बेटर परफॉर्म कर रही है, वो तुम्हें घुमा देगा। वो तुम्हें बोलेगा बताओ कि ये जो तुमने डेटा में वर्किंग की, ये डेटा ऐसा क्यों है, यानी कि सिंध बेटर परफॉर्म, डेटा क्या शो कर रहा है हमें? डेटा यही शो कर रहा है ना कि सिंध बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो एग्जामिनर तुमसे पूछेगा बताओ ये डेटा ऐसा क्यों है, इसका मतलब क्या है कि सिंध बेटर परफॉर्म क्यों कर रहा है। समझ रहे हो बात को? Does that make sense? Yes. पूछे? 1 मार्क में भी हमें ये दो ही नहीं, 1 मार्क मिले तो ये वर्किंग आएगी, ठीक है। फिर जब रीजंस पूछूंगा मैं तो उसमें तुमसे जो है ना वो ये बात पूछ सकता हूँ ना, समझ रहे हो? बेटा सीआई के अंदर अब तक जो है ना वो इस किस्म का आता है, ये वाला पहला वाला। मेरे पेपर में तो मैं तीनों टेस्ट करूंगा डेफिनेटली, ठीक है। ये स्लाइड्स आप लोगों को मैं दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ओके, ये तो सारा बहस मुबाहिसा था, ठीक है। अब हम आते हैं मेन चीज के ऊपर कि सिंध की जो कोस्ट लाइन है वो बेटर परफॉर्म क्यों कर रही है।
तो सिंध कोस्ट लाइन में देयर आर अ नंबर ऑफ क्रीक्स। बेटा क्रीक्स क्या होती है? देखो क्रीक्स का मतलब होता है कि एक तरीके से शेल्टर्ड स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है, बीच में से पानी बह रहा हो और आसपास दरख्त हो, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। दिस इज अ क्रीक, दिस इज अ क्रीक, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ क्रीक। देखो क्या हो रहा है, स्ट्रीम बह रही है, सही है, और आसपास दरख्त है, समझ रहे हो बात? तो सिंध के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रीक्स हैं। तो बेटा ये जो बहता हुआ पानी है, मीठा पानी, इसके अंदर, ओ सॉरी मीठा पानी कह रहा हूँ, खारा पानी, इसके अंदर जो है वो आपको मछलियां मिलती हैं, समझ रहे हो बात को? तो सिंध के अंदर हमारे पास बहुत सारी क्रीक्स हैं, ठीक है, उन क्रीक्स के अंदर हमें मछलियां मिलती हैं। बलूचिस्तान में इतनी ज्यादा क्रीक्स मौजूद नहीं है। तो बच्चे क्या बोलेंगे? बोलेंगे सिंध कोस्ट लाइन बेटर परफॉर्म करिए। पहला रीजन क्या है कि सिंध कोस्ट लाइन के पास बहुत ज्यादा क्रीक्स हैं। और फिर एग्जाम्पल को भी तुम लोग दे सकते हो, गारो क्रीक है, यू हैव चाइना क्रीक, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई मसला, कोई इश्यू? ये क्रीक्स है हमारे पास। अब क्रीक होने का फायदा क्या होता है? जहां पर ज्यादा क्रीक्स होंगी वहां पर ऑटोमेटिकली मछली की क्वांटिटी और उनको पकड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मैं तुम्हारे को इसके एक नेचुरल एग्जांपल देता हूँ। भाई मैं तुम्हें बोलता हूँ एक पानी की बॉडी है, वहां से पकड़ो, तो तुम्हें जब आवे पूरे दिन बैठे रहोगे, और मैं 10 बॉडीज देता हूँ तुम्हें, तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं? क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी कि नहीं? तो पहला रीजन ये हो गया कि सिंध कोस्ट लाइन के पास नंबर ऑफ क्रीक्स ज्यादा है। कोई मसला, कोई इश्यू? इसी के साथ साथ सिंध के पास शेल्टर्ड हार्बर है। बेटा हार्बर किसको कहते हैं? अ प्लेस वेयर शिप्स कम टू रेस्ट। हार्बर बेटा वो जगह होती है जहां पर शिप्स आके रुकती हैं। और शेल्टर्ड हार्बर किसको कहते हैं बेटा? शेल्टर्ड हार्बर का मतलब ये होता है कि धूप पानी इससे बचने के लिए हार्बर्स को क्या प्रोवाइड किया जाता है? शेल्टर या फिर कवर। तो जहां पर शेल्टर्ड हार्बर्स होते हैं वहां पर आप फिशिंग के प्रोसेसेस को तेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूं। अगर आप लोगों ने फिश कैच की है, आपके पास शेल्टर्ड हार्बर है, आपके पास एक ऐसा स्पेस है जो ढका हुआ है, तो आप अपनी कैच की हुई फिश के ऊपर नमक मारना, कटिंग, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी बेसिक है, जो फैक्ट्री के बगैर भी हो सकती है, वो कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो ये शेल्टर्ड हार्बर्स में हो सकती है। सिंध के अंदर शेल्टर्ड हार्बर्स ज्यादा है। जैसे हमारा पास कराची पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट कासिम है, ठीक है, कोरंगी हार्बर है, ठीक है, पोर्ट है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर मैंने पीछे इसकी एग्जाम्पल भी तुम लोगों को आई गेस कहीं पर दी थी, ये रहा, ठीक है, कोरंगी हार्बर। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, तो इस वजह से सिंध, तो हमने अभी तक दो बातें की। पहली हमने ये बात की अल्लाह ताला ने सिंध के अंदर बहुत सारी क्रीक्स रखी है, नेचुरल रीजन है। तो बेटा ये कौन सा रीजन है? नेचुरल या फिर फिजिकल रीजन। अल्लाह ताला ने बहुत सारी क्रीक्स रखी है। और फिर ये ह्यूमन रीजन है कि शेल्टर्ड हार्बर्स, ये वाला कौन सा रीजन है? ह्यूमन रीजन है, यानी हमने जो है वो शेल्टर्ड हार्बर बनाया। कोई मसला? जब आप शेल्टर हार्बर बनाएंगे तो बेटा इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आपके जो फिश के प्रोसेसेस हैं वो क्विक हो जाएंगे। फिश के कौन से प्रोसेसेस, चाहे उसको साफ करना है, धोना है, जो भी एक्सवाइजी प्रोसेसेस है। कोई क्वेश्चन? एग्जैक्टली, तो वो सेकंड रीजन है, उसके ऊपर आते हैं। कोई मसला है यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है? यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? नो, 100% श्योर? ओके ठीक है। तो ये हमारे पास दो रीजन हमने इसके ऊपर बात कर ली। अच्छा एक सेकेंड, हाँ यस पूछो। जी बेटा, जैसे कोरंगी की कोरंगी हार्बर है, फिश हार्बर, ठीक है। देखें गाइस, ये एक एग्जांपल है हार्बर, फिशिंग हार्बर की, ठीक है, फिशिंग। अब देखें इसमें क्या क्या बेटा। अब अच्छा एग्जामिनर क्या करता है, तुम्हें चूना किस तरीके से मारता है? बोलता है कि बताओ कि ये जो हार्बर है इसको डिस्क्राइब करो, या तुम्हें बोलेगा कि भाई डिस्क्राइब करो क्या क्या फैसिलिटीज, describe the facilities provided in this source in insert A, let's say, और तुम्हें तस्वीर दे देगा फॉर द फिश हार्बर। बोलो फिश हार्बर के लिए बेटा, अब यहीं से देखकर बताओ फिश हार्बर के लिए कौन कौन सी सोर्सेस की जरूरत होती है? बोलो। सबसे पहले तो तुम लोगों को ये दिख रहा है,
यस और नो? ये क्या है बेटा? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट गाड़ी है बेटा। ट्रांसपोर्ट किस काम आता है? मछलियों को कहाँ पर बेचते हैं आप? मार्केट्स में बेचते हैं। यस और नो? पक्की बात है। इसी तरीके से बेटा ये क्या दिख रहे हैं तुम्हें? वेयर हाउसेज है ये। वेयर हाउसेज में बेटा क्या क्या किया जा सकता है? रेफ्रिजरेटर्स हो सकते हैं, हाँ के ना? स्टोरेज, वेरी गुड, स्टोरेज फैसिलिटीज, ठीक है। सॉल्टिंग वगैरह, सॉल्ट मारना है, ठीक है। क्लीनिंग है, गटिंग, ये सारी चीजें वेयर हाउसेज के अंदर हो सकती है। इसी तरीके से ये आपकी शिप है या बोट कह लो, क्योंकि ये लेआउट है इस वजह से छोटी सी तो शिप है आपकी। ये जो है ना वो आती है पानी से कैच करके, तो इसको एक जगह स्टैंड मिल गई। दिस इज कॉल्ड हार्बर, दिस इज कॉल्ड सॉरी हार्बर, दिस इज कॉल्ड हार्बर। डज दैट मेक सेंस? बेटा ये जो हार्बर है आगे ये किससे कनेक्ट होना चाहिए? इट शुड बी कनेक्टेड विद प्रॉपर रोड्स, हाँ के ना? ताकि आपकी जो फिश है ट्रांसपोर्ट ये जा सके। यस और नो? तो ये हार्बर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने तुम्हें बताया। तो सिंध के अंदर ये ज्यादा है, बलूचिस्तान में ऐसे हार्बर मौजूद नहीं है, ठीक है। अभी कुछ तरक्की हो रही है, वो हम उसके बारे में थोड़ी देर में अभी इसका जिक्र छेड़ते हैं। बेटा इसी तरीके से सेकंड रीजन ये कि सिंध में जो है वो वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। किसी को पता है वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसको बोलते हैं? देखो आसान सी जबान में समझा देता हूँ, बाकी जो टुच्चे टीचर्स है ना, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो आपको बोलते हैं रटो। मेरी बात सुन लो आसान जबान में, कमर्शियल ज्योग्राफी की तरह या ईएम की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी में तुम्हें ये पूछेगा नहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ बताओ क्या है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये होती क्या है। देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? सपोज करो ये पानी है, ये सी है, क्या है? सी, ठीक है। बेटा ये सारा हिस्सा जमीन है, तो दिस विल बी कॉल्ड कॉन्टिनेंट। क्या कहेंगे इसको? बेटा कॉन्टिनेंट का जो एज होता है, एज कॉन्टिनेंट का जो कोना होता है, वो बाज औकात उसका हिस्सा थोड़ा सा सी में होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बेटा होता ये, इसकी पहले तस्वीर देख लो। ओ ये देखो कितनी सारी कोरंगी क्रीक, ये क्रीक्स की एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ क्रीक्स, ठीक है। कोई मसला है यहाँ तक? ये देखें, बेटा ये होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये क्या है? कॉन्टिनेंटल। ये जो बेटा हिस्सा है ये कॉन्टिनेंट की एज है। क्या है ये? कॉन्टिनेंट की, ये जो कॉन्टिनेंट की, ये सारा कॉन्टिनेंट है, ये सारा रीजन क्या है? कॉन्टिनेंट है। बेटा ये जो कॉन्टिनेंट की एज होती है, ये जो एज होती है वो पानी के थोड़ा सा अंदर होती है। कहाँ होती है? पानी के अंदर। यस, अब सीन पता है क्या होता है? चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, ठीक है। तो ये जो सूरज चाचू हैं, ये इसकी जो ब्रेज लगती है सूरज की, ठीक है, सनलाइट जब आपको लगती है इस एरिया में, इस एरिया को कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। तो बेटा पता है अल्लाह की तरफ से कुदरत एक ऐसी बनी हुई है कि बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी जो ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट्स वगैरह है, वो यहाँ पर डीके होके सेडिमेंट होते हैं या थोड़ा थोड़ा जमा होते हैं सरफेस पर, ठीक है। उससे होता क्या है, जब सनलाइट उसके ऊपर लगती है, ऑक्सीजन है, सीओ, ये आपस में केमिकल रिएक्शन करने के बाद दे गिव बर्थ टू प्लैंक्टन्स, दे गिव बर्थ टू प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? दे आर नेचुरल फूड फॉर फिश, दे आर नेचुरल फूड फॉर फिश, ठीक है। दे कैन नॉट मूव अगेंस्ट करंट्स, दे कैन, ये पानी के अगेंस्ट मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव अगेंस्ट वाटर करंट्स। कोई मसला? और ये होते क्या है? अगर आपसे कोई पूछे नींद में उठा के, बेटा आंसर, मम्मी पूछेगी बताओ प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, तो तुम बोलोगे दीज आर माइन्यूट plants and organisms, these are minute plants and organisms। और ये बनते कैसे हैं आपको पूरी लॉजिक समझा दी मैंने कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जब सूरज की किरणें लगती हैं, ठीक है, सेडिमेंटेशन। तो होता ये ओवर टाइम कि ये जो प्लैंक्टन्स क्रिएट होते हैं, ये बेटा खाना बन जाते हैं फिश का। तो जहां पर बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा वहां पर ज्यादा प्लैंक्टन्स होंगे, जहां पर ज्यादा प्लैंक्टन्स होंगे वहां पर ज्यादा फिश होगी। तो बेटा सिंध का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो ज्यादा बड़ा है मकरान कोस्ट से। एग्जामिनर किस में इंटरेस्टेड है? एग्जामिनर इसमें इंटरेस्टेड है, बच्चे ने ये लिख दिया कि सिंध हैज अ वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ।
और डेवलप कैसे करेंगे इसको, फिर आप ये लिख सकते हैं मोर एयर स्पेस, मोर कॉन्टिनेंटल शेल्फ गिव्स a region for the growth of more planktons which are natural food for fish. एग्जामिनर को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये पता है कि नहीं पता प्लैंक्टन्स क्या होते हैं या कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं। एग्जामिनर बच्चे से क्या सुनना चाहता है, एग्जामिनर ये सुनना चाहता है तुम्हारे से ज्योग्राफी के पेपर में कि भाई सिंध कोस्ट क्यों बेटर परफॉर्म करी है, तो उसका एक रीजन ये कि इट हैज अ वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये मैंने एक्चुअली ये जो पॉइंट्स हैं ये तुम्हें आंसर लिखने में काम आएंगे, ये लिख दोगे फुल मार्क्स है। कोई मसला, इसमें लॉजिक तो कहीं भी नहीं समझाई हुई है, डिटेल्स कहीं भी नहीं समझाई है। मैंने तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रोथ के लिए मैंने तुम लोगों को बताया कि ये तरीकेकार वर्क किस तरह करता है। कोई मसला यहाँ तक। इसी तरीके से अल्लाह की एक और कुदरत है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है इसके ऊपर मुख्तलिफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो आकर के जमा हो जाते हैं, जिस पर जो है वो फिश जो है वो फीड कर सकती है। कोई मसला यहाँ तक। कोई बच्चा इस पॉइंट को रीड कर लेगा फटाफट, फिर हम आगे चलें। necessary for the fish, for example, there is also a good group plankton and the shells, therefore the wider the shells, the better the fishing. Yes or no? सब मानते हैं इस बात को? क्या समझ आया शामिल? तो ज्यादा फिश होगी, ठीक है। तो बेटा सिंध का ज्यादा बड़ा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइडर है सिंध का या बलोचिस्तान का? सिंध का, इसीलिए सिंध बेटर परफॉर्म करता है। कोई मसला है यहाँ तक, कोई इश्यू? ओके आगे चलते हैं। तीसरा रीजन सिंध की बेटर परफॉर्मेंस का बेटा ये है, वैरायटी ऑफ फिश इज प्रोड्यूस नेचुरली ऑन द सिंध कोस्ट लाइन। अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि सिंध कोस्ट लाइन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है देन बलोचिस्तान। यस और नो? अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सबने एशिया की अंधी डॉल्फिन सुना है, ठीक है। ये हालांकि अंधी जो डॉल्फिन है वो मीठे पानी में होती है, रिवर वाटर में होती है, खारे पानी में नहीं होती है, सही है। लेकिन मैंने एक मिसाल देने के लिए समझाया कि बहुत सारी ऐसी फिशेज हैं, बहुत सारी ऐसी वैरायटी है फिश की जो हमें बलूचिस्तान में नहीं मिलती और हमें जो है वो सिंध में कोस्ट में मिलती। इस वजह से हमारी जो सिंध कोस्ट लाइन है वो बलूचिस्तान कोस्ट लाइन के मुकाबले फिशिंग इंडस्ट्री में बेटर परफॉर्म करती है, ठीक है। इस तरह जो रायान ने बात की थी शुरू में कि सिंध के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर है। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, हमेशा स्मार्टली वर्क करो। एग्जामिनर तुम्हारी बजा रहा होता है, तुम लोग उसकी बजा के रख दो। तुम लोगों से पूछे कि सिंध क्यों बेटर परफॉर्म कर रहा है तो पेलो, वो तुम्हें मार्क्स देगा, वो क्या उसका बाप दादा भी देगा। क्या लिखो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कितनी सारी चीजें होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखो क्या क्या आता है बताओ, इलेक्ट्रिसिटी आती है, सिंध में इलेक्ट्रिसिटी है, बलूचिस्तान में गांव में आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। रेफ्रिजरेटर्स हमारे यहाँ पर है, वहां पर नहीं है। सिंध में ट्रांसपोर्ट है, एक्सेस टू मार्केट्स है, यहाँ से बेच के दरिया से लांडी से खरीदा, यहाँ से खरीदा, सब यहाँ के 70 मछलियां बेच रहा होता है, बेचता है नहीं बेचता है यहाँ पे, और लोग खरीदते भी है, ठीक है। वो एक रीजन हो सकता है बट दैट इज नॉट द रीजन व्हाई द सिंध कोस्टलाइन इज परफॉर्मिंग बेटर, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्लीन वाटर बेटा किसके लिए चाहिए होता है, मछली को पिलाने के लिए, मरी हुई मछली को क्लीन, यस साफ सफाई करने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास रोड्स बने हुए, अदर पोर्ट फैसिलिटीज है। यानी ये मैंने तो एक रीजन लिखा है एज वन रीजन, लेकिन एग्जामिनर इसको अलग अलग रीजन के तौर पे कंसिडर करेगा। एक और भी तो जो इंडस रिवर होती है वो भी साथ कनेक्टेड होती है, नॉट ओनली हमें मरीन लाइफ बेटा मैंने आपको जो है ना वो अभी हम रिवर इंडस की बात थोड़ी कर रहे हैं, ये पॉइंट इज नॉट वैलिड फॉर नाउ, ठीक है। तो वो बोलो जो वैलिड है ना भाई, एक तरीके से वैलिड है लेकिन नहीं, एक तरीके से नहीं है, किसी तरीके से वैलिड नहीं है यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में। तो एग्जामिनर तुम लोगों को इजाजत देगा कि तुम लोग इसको अलग अलग पॉइंट्स के तौर पर लिखो। अगर किसी ने लिखा सिंध इसलिए बेटर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, ठीक है, तो हम फिश को अच्छे से टाइम पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं टू द फैक्ट्रीज, ये भी वैलिड पॉइंट है। टाइम पर क्लीनिंग हो जाएगी, हर चीज हो जाएगी। इसी तरह आप बोलेंगे कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स है, ये एक अलग पॉइंट है। समझ रहे हो बात को? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिकली आम जबान में, सहले मुमतना में, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कहते हैं फैसिलिटीज। क्या कहते हैं? फैसिलिटीज। कोई मसला है यहाँ तक?
होल्ड, ओके ओके। शाह, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ तक कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, किसी को सवाल है? आर वी डन? इसी तरीके से पांचवा रीजन हमारे पास ये है कि सिंध में हमारे पास कौन से दरख्त होते हैं? मैंग्रोव। तुम लोगों को लास्ट टाइम मैंने इस बात का समझाया था बात। लेट्स से अभी जिससे पूछूंगा ना वही जवाब देना, समझ रहे हो बात? जिससे पूछा जाए। ये मैंग्रोव बना रहा हूँ बड़े खूबसूरत से, ठीक है। ये इनकी रूट्स हैं, क्या है? ये इनकी रूट्स हैं, ठीक है। मेरा सवाल पहले तो है आइफा से। आइफा ये कौन सा वाटर होगा? सॉल्टी वाटर, वेरी गुड। मैंग्रोव्स किस में बेटा ग्रो करते हैं? सी वाटर में, ठीक है। अच्छा बेटा ये मुझे अब तुम बताओ क्या नाम है इसका, ईशल। ये जो रूट्स होती हैं ये फिशेस को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं? हाँ नहीं यार, फिशेस को ये बताता है, फिशेस को ये। हाँ ओ शाज ने अच्छा है बता दिया, फिशेस को फ्लड के बारे में पता चलता है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। रूट्स बचने के लिए, यस। तो फिश के पास यहाँ पर छोटी स्मॉल फिशेस को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं रूट्स में। इसके अलावा स्मॉल फिशेस आकर यहाँ पर प्रोटेक्शन लेती हैं। स्मॉल फिशेस के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं, क्या होते हैं? तो जहाँ पर मैंग्रोव ज्यादा होंगे वहां पर फिशिंग भी ऑलरेडी यानी कि क्या कहना चाहिए, ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। तो मैंग्रोव सिंध में ज्यादा है, बलूचिस्तान में? सिंध में ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से कोई मसला है यहाँ तक? इसी तरीके से एक और रीजन बेटर परफॉर्म करने का सिंध कोस्टलाइन का ये है कि बलूचिस्तान में आदमी भी तो नहीं है काम करने वाले, जो पहले किसी ने बोला था टेररिज्म की वजह से नहीं है या सो। इसी तरीके से बलूचिस्तान जो है उसको हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने एक मार्जिनलाइज्ड लैंड बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? यानी उसके ऊपर कोई देखते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रहे होते, ठीक है ना। तो इस वजह से सिंध को ज्यादा तरक्की दी गवर्नमेंट ने और बलूचिस्तान को फिल वक्त तक इग्नोर किया हुआ था। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जो कि ये बताते हैं कि सिंध जो है वो बेटर परफॉर्म। बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसे लैंड है तुम्हारे पास, लेबर है, कैपिटल है, ठीक है। समझ गए बात को? कोई मसला? आगे चले। विशल इसमें हंसने का क्या था? नहीं लाइक। तो अब बच्चों हमारे पास जो बात समझने की आई है वो यहाँ पर ये आई है कि जो हमारी सिंध कोस्ट है वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन बलूचिस्तान कोस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अब अगर ये सवाल आ जाए तुम लोगों को, लेट्स से ये सवाल आ जाए, व्हाई इज मकरान कोस्ट, व्हाई इज मकरान कोस्ट नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो क्या करोगे? शाबाश। क्या नाम है, तुम क्या करोगे शामिल? तुम Why is Makran coast not performing well in fishing? तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि उसके पास वो तमाम चीजें नहीं है जो सिंध कोस्ट के पास है। तो इसी का ऑपोजिट लिख लेना है, यानी द रीजंस which underlie the better performance of Sindh coast are actually the reasons for the worst performance of the Makran coast. Does that make sense to all of you? आंसर समझ गए? हाँ मेहरबानी, ठीक है। आप किबले शरीफ, आप जो है ना वो ओके। सो अब बात आती है फिशिंग की। अब हम ये केस कर रहे हैं मकरान कोस्ट का, ठीक है। आज तक स्पेशली पर्टिकुलरली इसके ऊपर जो है ना वो डिटेल में तुम लोगों को किताब वगैरह के अंदर इतना I mean थोड़ा सा जिक्र तो है, पर टीचर्स इसको इस वजह से नहीं कराना प्रेफर करते क्योंकि इसके ऊपर एज सच कोई बड़ा सवाल, लेकिन हम इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या हम फिशिंग को इकोनॉमिक एक्टिविटी बना सकते हैं मकरान कोस्ट की। क्योंकि मकरान कोस्ट, बोलो दोबारा से सब साथ में बोलो, कितनी लंबी है? कितना कंट्रीब्यूट करती है? खाली सही है। तो अब हमें ये बात करना है कि क्या हम इस सिचुएशन को बेहतर कर सकते
है कि नहीं? तो बेटा सवाल आता है टू व्हाट एक्सटेंट का, हमेशा क्या सवाल आता है? फर्ज करो इसमें तुम लोगों को सवाल आ जाएगा टू व्हाट एक्सटेंट इज इट पॉसिबल टू मेक फिशिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मकरान कोस्ट। ये कितने मार्क का सवाल आएगा? इट्स अ 6 मार्कर। तो पहले हम हमेशा पॉजिटिव बातें बताएंगे कि किस हद तक पॉसिबल है, यानी टू व्हाट एक्सटेंट का जब भी क्वेश्चन है गाइस, टू व्हाट एक्सटेंट में हमेशा हमें पॉसिबिलिटीज और उसके साथ साथ लिखना होता है लिमिटेशंस। क्या लिखना होता है? लिमिटेशन। डज दैट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? तो मकरान कोस्ट के अंदर हमारे पास एक फायदा ये कि वी हैव अ ग्रेट वैरायटी ऑफ कैच। अल्लाह की कुदरत है ये, वहां से हमें डिफरेंट वैरायटीज मिलती हैं। वहां के जो लोकल लोग हैं उनका काम ही ये है, तो उनको एज सच कोई उनके पास जो है ना वो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है। उन्हें पता होता है कि फिशिंग करनी कैसे, उन्हें ये पता होता है कि हमें कितनी फिशिंग करनी है। वो लोग कभी भी ओवर फिशिंग नहीं करते। जो बाहर के लोग आके बड़े बड़े ट्रॉलर्स आते हैं ना, वो ओवर फिशिंग करके चले जाते हैं। तो एक फायदा मकरान को उसको डेवलप करने का ये भी है कि तुम्हें सस्ता लेबर मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड होगा। ट्रेंड लेकिन ट्रेडिशनली ट्रेंड होगा, यानी कि आपने उसको एजुकेटेड वाइज ट्रेंड नहीं होगा। तो पहला बेनिफिट मकरान कोस्ट के लिए, या पहली पॉसिबिलिटी ये है कि भाई वहां पर अच्छी खासी वैरायटीज ऑफ फिश है। दूसरा, मकरान कोस्ट को यस हम बना सकते हैं फिशिंग वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा रीजन ये दे रहा हूं मैं, क्योंकि वहां के जो लोकल लोग हैं वो उनकी प्रैक्टिस में जो है ना वो फिशिंग डेली प्रैक्टिस है। तो फायदा ये होगा कि चीप लेबर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तीसरा, हमें मकरान कोस्ट को इस वजह से भी डेवलप करना चाहिए क्योंकि ये कितनी लंबी है, और सिंध किलोमीटर से तकरीबन डबल है। इसी के साथ साथ चौथा पॉजिटिव बात इसको डेवलप करने की ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने किए हैं जो कि मकरान कोस्ट को बेहतर बना रहे हैं। फर्स्ट करें, 1970 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कोस्टल डेवलपमेंट एंड फिशरीज ने एक आइस फैक्ट्री वहां पर लगाई थी, और आज ये आइस फैक्ट्री 16 से भी ज्यादा है। सही है बेटा शामिल? आइस फैक्ट्रीज कैसे यूज होती है फिशिंग में? टू स्टोर फिश इन कूल प्लेसेस, यस और नो? ताकि so that they may be used at a later date। हाँ के ना? कोई मसला? at a later date। ठीक है, तो ये सारी वजूहत हैं कि हमें मकरान कोस्ट को डेवलप करना चाहिए। इसी तरीके से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर गवर्नमेंट ट्रेनिंग ऑफर करे, एजुकेशन दे, ठीक है, ट्रेनिंग स्कीम्स लाए, वर्कशॉप्स करे, ठीक है, लोगों के साथ वहां पर जाके मिले, बलोची में बात करे, ट्राइबल लीडर्स के साथ जाकर मिले और वहां पर समझाए कि भाई हमें इस इलाके को डेवलप करना चाहते हैं, हमें आपका सपोर्ट दरकार होगा। Does that make sense? इसी तरीके से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, रेडार्स वगैरह किस तरह चलाने हैं, मौसम के बारे में बता सकता है, ठीक है, वेदर कंडीशंस के बारे में। यस और नो? सही है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि किस हद तक ये पॉसिबल है कि मकरान कोस्ट के अंदर फिशिंग को प्रमोट किया जाए। तो बाज़ औक़ात सवाल ये भी आ सकता है, टू व्हाट एक्सटेंट इज इट पॉसिबल टू प्रमोट, व्हाट एक्सटेंट इज इट पॉसिबल टू प्रमोट फिशिंग इन द मकरान कोस्ट? कोई मसला है यहाँ तक? सही है। और प्रमोट करने के लिए क्या किया जा सकता है? हम रोड्स एंड लिंकेजेस बना सकते हैं। बलूचिस्तान बेचारा हमसे कटा हुआ है, बिल्कुल अलग रीजन है। इसी तरह हमारे जो पाकिस्तान की जो कैंड फिश है वो यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट, ये तुम लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका। तो हम ये कर सकते हैं कि हम बलूचिस्तान, सिंध का तो ये हाल है, अब सिंध को एक साथ चेंज करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बलूचिस्तान में मकरान कोस्ट में आप नया सेटअप करके हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं। सिंध में भी आ सकता है लेकिन ज्यादा वो पड़ेगा, पूरा आपको तब्दीली लानी पड़ेगी एकदम से। लेकिन बलूचिस्तान में यू कैन गेट अ वेरी फ्रेश स्टार्ट और शुरू से ही हाइजीन कंडीशंस। इसी तरीके से बच्चे बच्चे के मुंह पर आज ये नाम है, सी
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, वो गवादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है। तो जैसे ही गवादर पोर्ट डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। हमने क्या पढ़ा था बेटा, सिंध क्यों परफॉर्म कर रहा है, उसमें एक रीजन ये था उसके पास क्या मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हमें गवादर को बेहतर कराना है या पसनी या किसी भी एरिया को, मकरान कोस्ट के बेहतर कराना है, तो हम सी पैक की मदद भी ले सकते हैं। सी पैक में पर्टिकुलर मिसाल गवादर की है, वो गवादर पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दी जा रही हैं। डज दैट मेक सेंस? मुसीबत क्या क्या आ सकती है, मुसीबत तुम लोगों के ऊपर ये आ सकती है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, गवर्नमेंट को इतना इंटरेस्ट नहीं है। सो दिस इज अ पार्ट दैट आई वांट यू ऑल टू डिवाइड अमंग योरसेल्फ एंड मुझे समझाएं, ठीक है। तो तुम लोगों को मैंने क्वेश्चन कर लिया था, हाँ ओके, आई गिव यू गाइस टू डू। तो अब देखो तुम लोगों ने कैसी स्टैंडर्ड पर सोचा। पहला मसला मकरान कोस्ट में ये है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं है बेटा? यस, ऑलरेडी नेशनल, यस ऑलरेडी नेशनल डेट में, ऑलरेडी कर्जे में, और कर्जे के ऊपर इतना इनको जो है वो इंटरेस्ट भी पे ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो जितना हमारा मुल्क कमाता है वो सारा इंटरेस्ट देने में ही लग जाता है, ठीक है। इसी तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं, चलो गवर्नमेंट तो इंटरेस्टेड नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? यस, वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि रिस्क है, ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। वो इस वजह से पॉलिटिकल टेंशन है, टेररिज्म है, दहशतगर्दी है। और दूसरी बात यार ये भी है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आपको ये भी बोलेंगे कि हम तुम्हें क्या बेवकूफ लग रहे हैं, क्या हमने हमारी अच्छी खासी सिंध में इन्वेस्टमेंट हुई भी है, हम ये सब छोड़ छाड़ के वहां पर चले बलोचिस्तान में जाके इन्वेस्ट करें, हमें क्या रिदा ने काटा है? ठीक है, रिदा इज माय फेवरेट स्टूडेंट, इसलिए मैं इसका हर दफा नाम लेता हूँ, ठीक है, नई के साथ। मजाक कर रहा हूँ। चलो, एक तो ये जो ओ वाले है ना छिछोरे, इनको ये जो है ना ये पाकिस्तान के छांटी किए हुए। चले आ जाओ गाइस, आ जाओ। इसी तरीके से तीसरा मसला ये भी है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो ट्राइबल लोग हैं, क्या है, कबीले वाले हैं, कबाइली सिस्टम, कबाइल सिस्टम है वहां पर। लाइक बेसिकली दे डोंट वांट पीपल टू कम एंड इंटरफेयर इन देयर मैटर्स। तो अगर हम वहां पर उनको जाके बोलेंगे हम तुम्हें मछली पकड़ना सिखाएंगे, वो बोलेंगे भाई हमारे आबा अजदाद से हम ये काम करते हुए आ रहे हैं। हम उनको जाके बोलेंगे तुम रेडार से चेक करो, वो रेडार हमारे सर पे मारेंगे, ठीक है, सही है ना। वो बोलेंगे वी आर नॉट, वो लाइक आप फर्ज करें ज्यादा दूर नहीं जाएं, आप घर पर अपने जाएं और दादा दादी को कोशिश करें तंग करने की कि आप मोबाइल यूज करो। एक वक्त ऐसा आएगा जो वो आपसे बेजार हो जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं ट्राइबल पीपल, लाइक दे से कि ये हमारा रोजमर्रा का काम है, नो वन शुड कम एंड टीच अस, सो इट इज कॉल्ड, हम इसको कहते हैं दे आर रिलक्टेंट। इसको क्या कहते हैं? दे आर रिलक्टेंट। वो जो है वो नई चीज को एक्सेप्ट, वो जिस तरीके से हमने फार्मिंग में पढ़ा था कि भाई जो बेचारा किसान होता है वो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ना नहीं। ओ नहीं, अभी हम एग्रीकल्चर वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, हमने आपने मेरे पिछले बैच के साथ पढ़ा था, ठीक है। सो कोई मसला यहाँ तक? तो अगर इस किस्म का एटीट्यूड होगा तो आपको लगता है गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे? कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि सी पैक का जो बेनिफिट है वो कौन ले जाएगा? चाइना ले जाएगा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऐसे जिसका लॉन्ग रन में कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। और अभी तो वैसे भी हो ही नहीं रहा, सिंस, अच्छा एक और ये भी रीजन हो सकता है, सिंस देयर इज नो बेनिफिट इन द शॉर्ट रन, नो बेनिफिट इन द शॉर्ट रन, therefore प्राइवेट इन्वेस्टर्स डू नॉट, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं ठीक है हम इन्वेस्ट करते हैं लेकिन यार हमें मसला ये, हमें रिटर्न जल्दी चाहिए, कोई मसला। और फिर एक और मसला भी, हमारी गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट्स भी इन प्रोग्रेस है, ठीक है। सो आवर गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस,
वो दूसरे काम ऑलरेडी उसके पास है, तो वो बलूचिस्तान पे इतना ध्यान नहीं दे रही है। तो अगर तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस हद तक बलूचिस्तान में फिशिंग को इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाना पॉसिबल है और नहीं है। तो ये जो प्लस वाले हमने पॉइंट्स पढ़े वो रीजंस थे जिस तरीके से हम बलूचिस्तान में पॉसिबिलिटीज होती हैं। और फिर जब हमने ये वाले, ठीक है, और फिर नेगेटिव में हमने वो बताया कि अगर हम करने की कोशिश करेंगे फिशिंग को तो उसमें क्या चैलेंजेस, बलूचिस्तान में मकरान कोस्ट में अगर फिशिंग को इम्प्लीमेंट करने की या डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या चैलेंजेस, टू व्हाट एक्सटेंट में आपको 3 प्लस के लिखने, 3 माइनस के लिखने, ठीक है, और एग्जांपल्स भी देनी है, जैसे मैंने तुम लोगों को पीछे एग्जांपल दी, पीएम पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। डज दैट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? ये वैरायटी है कुछ जो कि आपको मरीन जो है ना वो फिश कैच में से मिलती है। इसमें एग्जामिनर ने एक दफा पता है क्या किया था, इनलैंड की मछलियां और मरीन की मछलियां आपस में मिला के दे दिया था और बोला था अब पहचानो, सॉर्ट आउट करना था। तो जैसे पल्ला है, थल्ला है, ट्राउट है, ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं, सुरमई है, ये इनलैंड मीठे पानी की। और एक चलो इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मीठे पानी की मछली में पल्ला है, ठीक है, मीठे पानी की मछली में सबसे ज्यादा कांटे होते हैं मीठे पानी की मछली में, ठीक है बेटा। मीठे पानी की मछली को क्या कहते हैं, कहते हैं क्या है, घुमाओ नहीं, सीधी बात जाओ, आंसर दो, मरीन या इनलैंड? मरीन कहते हैं मीठे पानी की मछली को, क्या कहते हैं, इनलैंड कहते हैं, इनलैंड क्या कहते हैं। डज दैट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सो अब हमारे पास जो है वो क्या है,